चीन से तनाव के बीच भारत ने साफ किया कि वो बॉर्डर पर अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। इस मसले पर पिछले एक हफ्तों में रक्षा मंत्रालय की कई बैठकें हुई, जिनमें यह तय किया गया कि भारतीय फौज अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। भारत चीन सीमा पर सख्ती बढ़ाने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे के जोजिला पास से सेना के कई ट्रक भी लद्दाख की ओर जाते दिखे। खबर है कि इस बार भारत के एक हिस्से को अपना बताकर चीन उस पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था। जो टेंशन का एरिया है वो है आपका गलवान रिवर वैली, जो पहले चाइना कभी क्लेम नहीं करता था इसकी टेरिटरी है। आज अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये सारा जो गलवान एरिया है ये चाइना का है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन को दो टूक कहा कि वो इस तरफ नजरें उठाने की गलती ना करे। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवाद जारी है। इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले एक हफ्ते में 2 बार तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सीमा पर चीन ने इस तरह का विवाद खड़ा किया हो। इससे पहले जून 2017 में भी डोकलाम में भारत और चीन के बीच लंबे वक्त तक तनाव रहा था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर मध्यस्थता की पेशकश की। कोरोना के खतरे के बीच कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। झुलसा देने वाले इस मौसम से राजधानी दिल्ली भी बेहाल है, जहां लगातार दूसरे दिन तापमान 47 डिग्री से ऊपर बना रहा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। लॉकडाउन में छूट के बावजूद दुकानें खाली नजर आईं। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल 29 तारीख तक ये हालात बने रहेंगे। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को देखते हुए दमकल विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। समर में जो फायर कॉल होती है उसमें 10 से 15% का जो फायर का कॉल है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग या इलेक्ट्रिक डिफेक्ट की वजह से होता है। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि इन सावधानियों को बरतें और दिल्ली को सेफ बनाएं। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में तेज धूप और लू के थपेड़ों का असर दिखा। गोरखपुर में लगातार दूसरे दिन तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। लॉकडाउन रहना और न रहना बराबर ही हो गया, छूट मिलना ना मिलना बराबर हो गया इस समय। गर्मी कारण इस साल मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। वाराणसी में भी गर्मी की मार की वजह से घाटों पर सन्नाटा पसरा दिखा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार दूसरे दिन दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार रहा। दिल्ली के पालम में तापमान 47 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं सफदरजंग इलाके में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों के मुकाबले तापमान थोड़ा नीचे आया है और अनुमान है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी की आफत से राहत मिलने की उम्मीद है। हांगकांग में चीन विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर जबरदस्त झड़प हो गई। वहां चीन के राष्ट्रगान के अपमान को कानूनी अपराध घोषित किए जाने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने संसद की तरफ मार्च शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने संसद का घेराव कर सदन की कार्यवाही रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने लोगों को रोक दिया। हथियारों से लैस पुलिस ने लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मिर्च का स्प्रे भी छोड़ा गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों में भगदड़ मच गई और वो इधर उधर भागते नजर आए। लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद भी प्रदर्शन बंद नहीं हुए। चीन के दखल का विरोध कर रहे लोग एक मॉल के अंदर घुसकर प्रदर्शन करने लगे। हंगामा बढ़ता देख वहां पुलिस की कई और टीमें भेजी गईं, जिन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। मुंबई के नजदीक वसई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गांव लौटने के लिए 2000 से ज्यादा मजदूर जुट गए। उनका दावा है कि ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें प्रशासन की तरफ से फोन और मैसेज करके बुलाया गया था, जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे हजारों मजदूर बीवी बच्चों को लेकर सामान के साथ किसी तरह वसई स्टेशन पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि स्टेशन से जाने वाली सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद गांव लौटने के लिए वहां पहुंचे हजारों मजदूरों को पुलिस ने वापस भेज दिया। वसई स्टेशन से आज एक भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहीं जानी नहीं है। उसके बावजूद वसई संस्कृति में बड़ी संख्या में जो मजदूर तबका है इस उम्मीद के साथ इकट्ठा हुआ था कि हो सकता है कि उन्हें जाने को मिल जाए। स्टेशन के पास वाली एक सड़क पर तो मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई।
देखने से ऐसा लगा मानो वहां कोई मेला लगा हो। सड़क के दोनों तरफ सामान लेकर मजदूर तेज धूप में चलते नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ी। कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर मजदूर मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखाई दी। इस दौरान वहां पुलिस का एक जवान गाड़ी में बैठकर लाउडस्पीकर से मजदूरों को धूप में खड़ा नहीं होने की अपील करता रहा। सभी भाइयों और बहनों को निवेदन है, आज की ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, पुलिस को आपकी फिक्र है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, धूप में आप मत खड़े रहिए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गांव लौटने के लिए वहां पहुंचे एक परिवार से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें परिवार ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए की गई व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। परसों फोन किए थे आज के लिए, आज ट्रेन कैंसिल कर दी है। पूरा कैंसिल हो गया है। हम लोग आए हैं, फिर जाएंगे कैसे? ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार है। टिड्डियों के हमले के मुद्दे पर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। राजस्थान सरकार ने टिड्डियों के हमलों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग की और ये दलील दी कि टिड्डियों के झुंड पर हेलीकॉप्टर से ही हमला किया जा सकता है। इस वक्त मेरा मानना है कि टिड्डियों का हमला बढ़ा है और केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय को बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, तुरंत लेना पड़ेगा, क्योंकि टिड्डियों को हेलीकॉप्टर से पीछा करके छिड़काव करा के मारा जा सकता है। टिड्डियों के हमलों का सबसे बड़ा असर राजस्थान में ही हुआ है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से टिड्डियों के झुंड देश में घुसे और राजस्थान के कई जिलों में फसलें चौपट कर दी। टिड्डियों के झुंड की कुछ ताजा तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर से भी सामने आईं। हालांकि राजस्थान की हेलीकॉप्टर की मांग पूरी नहीं हो पाई। केंद्र सरकार ने सफाई दी कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव में इस्तेमाल होने वाली मशीनें सरकार के पास नहीं है। यूके की एक ही मशीन कंपनी है जो विश्व के अंदर वो बनाती है, उसके पास हमने ये सारी वहाँ ऑर्डर दे दिया, हमने पैसा भी एडवांस में भेज दिया। हेलीकॉप्टर के 5 मशीनों के आदेश उसी कंपनी को कर रखे, तो वो जल्दी जब आ जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गई। हालांकि हेलीकॉप्टर के आने तक राजस्थान में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ड्रोन के जरिए टिड्डियों के झुंड पर केमिकल का छिड़काव किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दूसरे विश्व युद्ध के दौर के कई विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। बताया गया कि इन विमानों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों पर हमला करने के लिए हुआ था। लेकिन इतने पुराने विमान भी एक साथ आसमान में नजर आए। काफी देर तक आसमान में उड़ने के साथ ही उन्होंने कुछ हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। सभी विमान एक दूसरे से दूरी बनाकर उड़ रहे थे। इस दौरान वो कई शहरों से होकर गुजरे। रिहायशी इलाकों के अलावा समंदर के ऊपर भी उन्होंने उड़ान भरी। बताया गया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के योगदान की याद में इन विमानों को उड़ाया गया। मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई। दोनों सरकारों के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या पर चल रही लड़ाई खत्म ही नहीं हुई थी कि मजदूरों को ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र से बंगाल भेजने पर भी विवाद हो गया। क्योंकि एक दिन पहले रात में मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिनमें बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो बंगाल जाने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन महाराष्ट्र से बंगाल के लिए केवल 4 ट्रेनें ही रवाना हो पाई थी, जिसकी वजह से ढेरों मजदूरों को मायूस होना पड़ा था। स्टेशन पर गांव लौटने के लिए परेशान मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियम तार-तार होने में देर नहीं लगी। पुलिस ने इन मजदूरों को लाइन से तो बिठा दिया था, लेकिन उनके बीच 2 गज की दूरी नजर नहीं आई। ये लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठे दिखे। कुछ लोग तो लाइन में लगने के लिए एक दूसरे को धक्का देते भी नजर आए। हालांकि स्टेशन के अंदर जाने पर इन लोगों को पूरी सावधानी के साथ ट्रेन में बिठाया गया। लेकिन बंगाल के लिए केवल 4 ट्रेनें भेजने पर विवाद हो गया, क्योंकि राज्य सरकार ने दावा किया कि अम्फन तूफान की वजह से बंगाल सरकार ने 26 मई तक वहां कोई भी ट्रेन भेजने से मना किया था। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी बात साबित करने के लिए बंगाल सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को लिखा गया खत दिखाया और आरोप लगाया कि ये सब मालूम होने के बावजूद रेल मंत्रालय ने सियासी चाल चली और मजदूरों को बंगाल भेजने के लिए 34 ट्रेनें भेजी। इस खत में साफ साफ लिखा है कि 26 तारीख को ट्रेन मत भेजो। उसके बावजूद राजनीति करने के लिए रेल मंत्री पीयूष जी गोयल इन्होंने महाराष्ट्र में ट्रेन भेजी। महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आड़ में सियासत का आरोप लगाया तो केंद्र सरकार ने जवाब में राज्यों को केंद्र का साथ देने की नसीहत दे दी। ये जरूरी है कि राज्य सरकारें भी इसमें जो है वो सियासत न करके सहयोग करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी की कई अदालतों में कामकाज शुरू हो गया। करीब 2 महीने बाद खुली अलीगढ़ की एक अदालत में भी चहल पहल दिखी और कोर्ट के अंदर जाने से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उनके शरीर का तापमान ठीक मिलने के बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। कोर्ट के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। दूर दूर खड़े रहो, दूर दूर।
कोर्ट पहुंचने वाले सभी वकीलों की मेजों पर भी सैनिटाइजर रखे हुए दिखाई दिए। साथ ही इस महामारी से बचने के लिए वकीलों के साथ काम के सिलसिले में कोर्ट पहुंचे लोग भी अपने मुंह को मास्क और कपड़े से ढके हुए नजर आए। वकीलों को ये हिदायत दी गई कि क्लाइंट से कम दूरी बनाए और उन्हीं लोगों को आने के लिए इजाजत दी गई है जिनके कार्य हों। कोर्ट खुलने से पहले पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ कोर्ट परिसर की जांच की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक घोड़े को क्वारंटीन कर दिया गया। शोपियां से काफी लंबा सफर तय कर एक आदमी इस घोड़े के साथ राजौरी पहुंचा, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने एहतियात बरतते हुए घोड़े को उसके मालिक के घर में ही क्वारंटीन कर दिया, जिसके बाद ये घोड़ा परिवार के सदस्यों से दूर मकान के एक हिस्से में बंधा दिखाई दिया। घोड़ा हमने वापस उसके विलेज में भेज दिया, उसके घर में, बट ये डायरेक्शंस हमने जरूर दी हैं कि घोड़े को बाकी जानवरों से भी और फैमिली मेंबर से भी थोड़ा अलग रखा जाए। क्वारंटीन किए गए इस घोड़े के लिए घर में ही खाने पीने का सारा इंतजाम किया गया। और कोरोना वायरस के संकट के बीच एहतियात बरतते हुए पहली बार एक घोड़े को क्वारंटीन किया गया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक घोड़े को उसके मालिक के घर में ही 4 हफ्तों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही घर वालों को उस घोड़े के पास नहीं जाने की हिदायत दी गई, जबकि घोड़े के मालिक को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। बताया गया कि इस आदमी ने शोपियां से इस घोड़े को खरीदा और उसे लेकर राजौरी पहुंच गया। कोरोना की वजह से शोपियां रेड जोन में है, इसलिए घोड़े और उसके मालिक को भी क्वारंटीन कर दिया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में छोटे बच्चों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए। वहां पर कोरोना की मार कम होने के बाद सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया और कई दिनों बाद बच्चे एक बार फिर अपने स्कूल पहुंचे। बच्चों के घर वाले उन्हें स्कूल के बाहर तक छोड़ने आए। हालांकि हालात सुधरने के बाद भी वो सावधानी बरतते दिखे। अपने बच्चों को छोड़ने आए सभी लोग मास्क पहने नजर आए और एक दूसरे से दूरी बनाकर ही बाहर खड़े दिखे। बच्चे भी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही स्कूल गए। स्कूल की ओर से भी कोरोना से बचाव का पूरा ख्याल रखा गया। स्कूल के अंदर जाते वक्त वहां के कर्मचारी बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाते दिखे और उनके शरीर का तापमान भी मापा। 좋은 감정을 가지고 있습니다. 반면에 최근에 코로나가 최근 많이 확진되고 있는 नई दिल्ली जिले के अलग अलग पार्कों में टहलने गए लोगों को कुछ पुलिस कर्मियों ने जागरूक किया, जिसकी एक तस्वीर राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम से भी सामने आई, जहां पार्क में घूम घूम कर इन पुलिस वालों ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वहां टहल रहे लोगों को एक पुलिस वाले ने लाउडस्पीकर के जरिए कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की। आप सभी विश्वास है, प्रार्थना है, कृपया मास्क का प्रयोग करें। कुछ पुलिस वाले तालकटोरा स्टेडियम भी पहुंचे, जहां वो लोगों को लगातार पार्क खुलने का समय बताते दिखे। पार्क का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक खुला रहेगा। उसके बाद आपको पार्क में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये पुलिस वाले राजधानी के दूसरे पार्कों में भी पहुंचे, जहां बिना मास्क के टहल रहे लोगों में उन्होंने मास्क बांटे। बिहार के कई जिलों में आंधी और तेज बारिश से भारी तबाही हुई। नालंदा में तो पड़ोस के मकान की रेलिंग टूटकर गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जबकि जिस महिला की मौत हुई उसके 2 बच्चे भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती दिखे। मकान की छत गिरने से सब कुछ तितर बितर हो गया। जिले के अलग अलग इलाकों में भी हालात खराब ही दिखे। लोगों के मकानों की छतों पर पड़ी टिन की चादरें सड़क पर गिरी नजर आईं। वहीं तेज आंधी की वजह से सड़क पर टूटकर गिरे एक पेड़ ने रास्ता जाम कर दिया। लखीसराय में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां आंधी और बारिश से एक सरकारी इमारत की बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसके आसपास कई पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। जबकि एक जगह सड़क पर पेड़ गिरने से वहां से गाड़ियों का गुजरना बंद हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और रास्ता खुलवाने की कोशिश में जुट गए। ये पेड़ वहां खड़ी एक गाड़ी पर गिरा, जिससे उस गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। पेड़ से काफी दूर हमने गाड़ी अपना स्टैंड किया था, उसके बावजूद भी इतनी तेज की आंधी थी कि पेड़ को उठा के गाड़ी पर आंधी ने पहुंचा दिया। बांका में अचानक बिगड़े मौसम ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। परिवार वालों को ये बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे दबी हुई मिली, जिनकी सांसें तब तक थम चुकी थी। लॉकडाउन के बीच बिहार की राजधानी पटना में केंद्र और नीतीश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा धरने पर बैठ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में कोरोना संकट से निपटने की सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए और विरोध जताने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान सभी कार्यकर्ता मास्क में दिखे और उन्होंने ये भी तय किया कि वो आपस में कुछ दूरी बनाकर प्रदर्शन में शामिल हों। कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार की ओर से की गई व्यवस्था के खिलाफ आरएलएसपी के अध्यक्ष आज धरना पर बैठे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। धरने में सबसे आगे बैठे उपेंद्र कुशवाहा मुंह पर गमछा बांधे नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि बिहार के क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली और लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के बढ़ते मामलों ने उन्हें कानून तोड़कर धरना देने को मजबूर किया।
उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक दूसरे राज्यों से गांव लौटे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल जाता और क्वारंटीन सेंटर बेहतर नहीं हो जाते, वो बार बार कानून तोड़कर प्रदर्शन करते रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर में जो बदइंतजामी है, अब हमने कहा है कि आंख बंद करके, मुंह बंद करके अपने घर में हम नहीं रह सकते हैं। लॉकडाउन हम तोड़ेंगे। गाजियाबाद और नोएडा में सरकार की सख्ती के कारण यूपी और दिल्ली की सीमाओं पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिल्ली से यूपी में घुसने की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से सीमाओं पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। दूर दूर तक केवल गाड़ियों की कतारें ही दिखने लगी। पुलिस वाले हर गाड़ी की चेकिंग करते रहे और सरकारी पास होने पर ही लोगों को गाजियाबाद में घुसने दिया गया। मीडिया कर्मियों, पुलिस वालों और डॉक्टरों को भी बॉर्डर पार करने की छूट दी गई। इनके अलावा बाकी सभी लोगों को दिल्ली की तरफ लौटा दिया गया। लगातार पुलिसकर्मी जो है जिसके पास नहीं है उसको तुरंत यहाँ से वापस मोड़ देते हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी भी हो रही, क्योंकि यहाँ पर सुबह का वक्त है और लंबा जाम यहाँ पर दूर तक देखा जा सकता है। एक दिन पहले भी यूपी से लगने वाली दिल्ली की सीमाओं पर ऐसा ही जाम दिखा था, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा जिलों में प्रशासन का मानना है कि दिल्ली से आने वाले लोगों के कारण यूपी में भी कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए दिल्ली से आने वाले लोगों की एंट्री बंद कर दी गई, जिसकी वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लंबा जाम लगा रहा, जिसमें लोग घंटों तक फंसे रहे। हैरानी की बात यह रही कि एक दिन पहले तक बैंक कर्मचारियों को शहर में एंट्री मिल रही थी, लेकिन अब बैंक कर्मियों को भी कोई रियायत नहीं मिली। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नोएडा ब्रांच में हूँ। कल इसी आई कार्ड पे मुझे ट्रैवल करने दिया, आज मना कर रहे हैं। एंड 1.5 घंटा ऑलरेडी मुझे ट्रैफिक जाम में सफर करते हुए हो गया। कार्ड दिखा के जा रहे हैं, बैंक का कार्ड दिखा के जा रहे हैं और जाने दे रहे थे, आज ही मना कर रहे हैं। बिना पास के आने वाली हर गाड़ी को पुलिस ने वापस भेज दिया। जो वैलिड पास है उन्हीं को हम एंट्री दे पाएंगे, जिनके पास पास नहीं उनको सबको हम वापस कर रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। लंबे ट्रैफिक जाम की वजह से उन लोगों को भी मुसीबत झेलनी पड़ी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। इससे एक दिन पहले भी नोएडा की सीमा पर ऐसा ही हाल देखने को मिला था। बुधवार को सुबह 10 बजे का वक्त है, वही हाल है जो मंगलवार को देखने को मिला था और उसके पहले देखने को मिला था। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि जब लोगों को नए नियमों का पता चलेगा तो जाम लगना बंद हो जाएगा। यूपी के चंदौली में मजदूरों को बांटे गए खाने के पैकेट को तैयार करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। ये पैकेट दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को दिए जाने थे, लेकिन खाने के पैकेट बनाने में साफ सफाई की अनदेखी की गई और जमीन पर गत्ता बिछाकर कई कर्मचारी पूड़ियों के पैकेट तैयार करते नजर आए। इतना ही नहीं, वो लोग खाने के पैकेट तैयार करके जमीन पर ही रख भी रहे थे। दूसरे राज्यों से भूखे प्यासे आने वाले मजदूरों को यही खाने के पैकेट दिए जाने थे, जिनको तैयार करते वक्त सफाई के मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। वहीं खाने के पैकेट बनाने वाले लोगों ने मास्क तो लगाया था, लेकिन एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। सारा मामला सामने आने के बाद IRCTC ने सफाई दी। गत्ता से पूरे में गत्ता बिछा हुआ है पूरे प्रॉपर ढंग से, और बाकी सैनिटाइजर भी आता है कि घंटे को करा देते हैं, हाथ धुलवा देते हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए लाया गया राशन भी शौचालय के दरवाजे के पास रखा दिखा। बदइंतजामी की ये तस्वीर सामने आने के बाद रेलवे के अधिकारी ने भी सफाई दी। एक बार उनको वार्न भी कर रहे हैं कि आगे से इस तरह की कार्रवाई न करें और इसे पूर्ण रूप से पालन करें। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी पटरी पर लौटने के बाद अब वहां पर खेल कूद भी शुरू कर दिए गए। फुटबॉल खिलाड़ी एक बार फिर मैदान में जुटने लगे और पाबंदियां हटने के बाद वो दोबारा पहले की ही तरह फुटबॉल खेलते नजर आए। कोरोना की वजह से 3 महीने से लागू लॉकडाउन के खत्म होने के बाद वो पूरे जोश के साथ एक बार फिर मैदान में उतरे और जमकर पसीना बहाया। सामने आए वीडियो में कई टीमों में बटे खिलाड़ी अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करते दिखे। कई दिनों के बाद मैदान में लौटे खिलाड़ी काफी खुश नजर आए। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान मैदान में मौजूद कोई भी खिलाड़ी सावधानी बरतता दिखाई नहीं दिया। न तो किसी ने मास्क पहना और न ही किसी के हाथों में दस्ताने नजर आए। कोरोना संकट के बीच असम के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी दुगनी कर दी। वहां हुई भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम के कामरूप में हुआ, जहां कई मकानों को नुकसान पहुंचाने के बाद बाढ़ के पानी ने पुलिस थाने को भी अपनी चपेट में ले लिया। पानी के तेज बहाव में वो रास्ता भी नहीं टिक पाया जिसका इस्तेमाल इलाके के लोग बाजार जाने के लिए करते थे। इलाके की कई सड़कें भी पानी में डूबी नजर आईं और जरूरी काम की वजह से घरों से निकले लोग उसी पानी से गुजरते दिखे। कामरूप के अलावा ग्वालपारा में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। वहां आई बाढ़ की वजह से कई कच्चे मकान टूट गए। कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को घुटनों के ऊपर तक डूबकर रास्ता पार करना पड़ा। लोगों के घर में इतना तक पानी घुस गया जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है।
रिहायशी इलाकों के अलावा बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में भी घुस गया, जिस वजह से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जो थोड़ी बहुत फसल खेतों में बची, उसे कुछ किसान वहां से काट कर ले आए। बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके दिल्ली के एक अस्पताल में बदहाली का आरोप लगाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोपों का जवाब दिया। दिल्ली बीजेपी की तरफ से ट्विटर पर एक अस्पताल का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें अस्पताल के बाहर एक शख्स जमीन पर लेटा नजर आया तो दूसरा शख्स स्ट्रेचर पर लेटा दिखा। दावा किया गया कि जमीन पर लेटा आदमी कोरोना पॉजिटिव था और अस्पताल में बेड नहीं होने की वजह से उसे बाहर लेटना पड़ा, जबकि दूसरे शख्स को उसके परिवार के लोग कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल लाए थे। वीडियो में इस आदमी को अस्पताल लाने वाले लोगों की हालत भी बेहद खराब दिखी, क्योंकि न तो उन्होंने मास्क लगाया था और न ही उनके पैरों में चप्पलें थी। यही नहीं, इस वीडियो का हवाला देते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के इस अस्पताल में मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। सैनिटाइजर नहीं हो, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं हो और वहां से लोगों को केयर करने वाला नहीं हो, लोग सड़क पे गिरे पड़े हैं, तो ये लोगों को बचाने की नीयत है या लोगों को मारने की नीयत है? बीजेपी ने जैसे ही ये वीडियो जारी किया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने अस्पताल की कमियां बताने के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा किया और कोरोना काल में मिलजुल कर काम करने की हिमायत की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि वीडियो में दिखाई देने वाले अस्पताल में जल्द से जल्द सारी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुजरात के अहमदाबाद से बिहार लौट रही एक महिला की मौत रास्ते में ही हो गई, जिसे सियासी दलों ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। महिला की मौत से अनजान मासूम बच्चा जिस तरह मां को जगाने की कोशिश करता दिखा, उसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई और कई राजनीतिक दलों ने इस वीडियो को ट्वीट किया। बताया गया कि अहमदाबाद से कटिहार आ रही महिला की मौत जब रास्ते में ही हो गई तो परिवार वाले शव को लेकर मुजफ्फरपुर में उतर गए। प्लेटफॉर्म पर शव के पास ही महिला का मासूम बेटा नजर आया, जो मां की मौत से अनजान दिखा। ये बच्चा अपनी मां को गहरी नींद में समझकर जगाने की कोशिश करता दिखा। मां को जगाने के लिए इस मासूम ने शव के ऊपर रखी चादर को हटाने की कोशिश की। मां को जगाने के लिए बच्चा कई बार खुद को चादर में छुपाता तो कई बार चादर हटाने की कोशिश करता दिखा। इसके बावजूद जब वो मां को नहीं जगा पाया तो नाराज होकर दूसरी तरफ जाता नजर आया। दिल को झकझोर देने वाली इन तस्वीरों के सामने आने पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने महिला की मौत की वजह भूख प्यास को बताया तो जेडीयू ने उसे महिला के रिश्तेदार का बयान सुनने की नसीहत दे डाली। खाना सही मिला था, पानी का बोतल हर चीज मिला। जेडीयू ने महिला की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस पर विवाद की कोशिश को आरजेडी का फर्जीवाड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि भूख कम से कम इसकी वजह नहीं है और राजद ने एक बार फिर से फर्जीवाड़ा किया। हैदराबाद में घोड़ों के एक अस्तबल में कोरोना की दवा बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई। यह अस्तबल बायोमेडिसिन यानी जैविक दवाइयां बनाने वाली विन बायो प्रोडक्ट्स का है, जहां घोड़ों के शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज तैयार करने का प्रयोग शुरू कर दिया गया। कोविड-19 का जो इनएक्टिव वायरस है वो घोड़ों के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वो घोड़े के अंदर से जो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबॉडीज़ हैं, वो तैयार होंगी और वही जो है कहीं हो सकता है कोविड-19 से की जो एंटीडोट है उसको तैयार करने में मददगार हो। कंपनी को उम्मीद है कि यहाँ घोड़ों पर जो प्रयोग चल रहा है, अगर वो कारगर रहा तो कोविड-19 में अब तक जितने भी तरह के वायरस की पहचान हुई है उन सबसे निपटने वाली दवा बनाई जा सकती है। कोरोना में वो म्यूटेशन बहुत कम है और इतना जितना स्वाइन फ्लू और एवियन फ्लू में जितना म्यूटेट हो रहा है उतना नहीं हो रहा है। उसके वजह से एक्चुअली वो फायदेमंद है हम, क्योंकि एंटीबॉडी जो भी बनता है वो काफी कोरोना वायरस वेरिएंट्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। हालांकि अभी घोड़ों के शरीर में एंटीडोट यानी कोरोना की दवा तैयार होने में वक्त लग सकता है। करीबन आप 6 to 8 मंथ्स का प्रोसीजर है और हमारा ये टारगेट है कि हम इसको सक्सेसफुली दिसंबर में डिलीवर करें ये ड्रग को। इस प्रयोग के लिए कंपनी के साथ CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब ने करार किया है, जो वैज्ञानिक रिसर्च करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी CSIR यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत काम करती है। काम शुरू हो गया है, उसके लिए हम वायरस बना रहे हैं ज्यादा अमाउंट में। वो वायरस जो है हम इनएक्टिवेट करके, किल करके, फिर वायरस को घोड़ों के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस कर्मियों ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को फूल दिए और पुलिस ने कोरोना संकट के समय लोगों की मदद कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। और एक सरकारी अस्पताल के बाहर हाथों में गुलाब का फूल लेकर कई पुलिसकर्मी खड़े नजर आए। इस दौरान जो भी डॉक्टर अस्पताल से निकलते दिखे, पुलिसकर्मी उनकी गाड़ी रोककर उन्हें गुलाब का फूल देकर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए।
आप हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यू आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वी एक्नॉलेज इट। पुलिस कर्मियों ने एक बस में बैठे स्वास्थ्य कर्मियों को भी गुलाब का फूल देकर उनका सम्मान बढ़ाया। वहीं कोरोना के इस मुश्किल दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की पुलिस ने सराहना की। पुलिस डिपार्टमेंट अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि जिस तरीके से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और बाकी का स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। हम इन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इनके साथ में शाना बशाना है। महाराष्ट्र के हिंगोली में भीषण गर्मी में पानी के संकट से जूझ रहे एक गांव के लोग कुआं खोदने में जुट गए। गांव में काफी वक्त से पानी की परेशानी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से भी की, लेकिन कोई सरकारी मदद मिलती न देख ये लोग खुद ही अपनी परेशानी हल करने में जुट गए और हाथों में कुदाल लेकर पानी की आस में कुआं खोदना शुरू कर दिया। इस काम में कई महिलाएं भी शामिल दिखीं जो टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी को अपने सिर पर लादकर कुएं के लिए जमीन साफ करती नजर आईं। गांव वालों ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर ला रहे थे और जब काफी वक्त बीत जाने के बाद भी उनकी परेशानी हल नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही कुआं खोदने का फैसला कर लिया। वो बोलते कि भाई ये काम होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए हमने कुआं का जो काम चालू किया है। वहीं प्रशासन ने बताया कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से गांव में पानी की सप्लाई रुक गई थी, जिसे जल्दी दुरुस्त करवा लिया जाएगा। लॉकडाउन था, उसकी अड़चन की वजह से अभी उसको 8 से 10 दिन लग गए विद्युत पंप सुधारने को। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से कुआं खोदने के काम में जुटे लोगों ने सभी नियमों का पालन किया। काम पर जाने से पहले सभी लोग सबसे पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करते दिखे। इतना ही नहीं, एक आदमी वहां सभी लोगों को एक एक कर केमिकल से सैनिटाइज भी करता नजर आया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।